हिलती हुई नजर आ रही है, तो फिर वो हिटलर भी नजर आएगा, वो बाबर भी नजर आएगा। हिटलर जैसे तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर है वो। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भी हिटलर नहीं है और उनका अपना जो है कि उन्होंने जो बनाया हुआ है, उनकी सोच बहुत अच्छी है। सबको ये लगता है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर आ गए तो ये मतलब हिटलर शाही हो जाएगी पूरे देश में। हिटलर की जो क्वालिटी है ना, इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है जी। अगर आपको इंडिया में कोई काम करना है जी, तो थोड़ी सी क्वालिटी डिक्टेटरशिप की होनी बहुत जरूरी है जी। थोड़ी सी क्वालिटी होनी चाहिए डिक्टेटरशिप की, थोड़ी सी हिटलर जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। ये थोड़ी सी और ज्यादा सी का जो अंतर है ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में हिटलर जैसी तानाशाही की बात करना कितना जायज है, क्या ऐसा कभी हो सकता है? इस सेगमेंट में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या भारत जैसे देश में किसी तानाशाह का चल पाना मुमकिन है? आजाद हिंदुस्तान के इतिहास को टटोलें तो कितनी बार किसी तानाशाह, अक्खड़, बस अपनी बात को सही मानने वाले किसी प्रधानमंत्री का अनुभव मिलता है। आजादी के 66 साल के इतिहास में अगर कभी कोई घटना इसके करीब पहुंची भी तो वो इमरजेंसी के तौर पर नजर आई, लेकिन इंदिरा गांधी को फौरन बाद ही अपनी गाड़ी को लोकतांत्रिक पटरी पर लाने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। और ऐसा भी पहली बार हुआ कि किसी फौजी तख्ता पलट और तानाशाह के काबिज होने का हल्ला मचा हो। ऐसा यूपीए 2 के दौरान हुआ और लगा कि यह अंदेशा भी असल में सरकार की कमजोर सोच की वजह से ज्यादा था और हकीकतन सेना का ऐसा कोई मंसूबा नहीं था। साफ है कि लगभग 70 साल के इस तजुर्बे में किसी तानाशाह के आ जाने के इशारे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मजबूत लोकतंत्र, संविधान, अदालतों, मीडिया और इंटरनेट के इस दौर के बावजूद और पूरी दुनिया से धीरे धीरे तानाशाहों के खात्मों की मिसालों के बीच आज मोदी को हिटलर कहा जाना असल में एक खतरे से आगाह किया जाना है या एक हवा दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश? समय के लिए दिनेश गौतम। और असल में यहां मौजूद लोगों में से ज्यादातर ने ये बात इनकी मिसालें पहले ही दे दी, लेकिन इसकी गहराई में अगर थोड़ा और जाएं तो क्या इसीलिए आप ये हवाला दे रहे हैं फैजल साहब कि हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है, जहां इतना चौकन्ना मीडिया हो, अब इंटरनेट ने उसको और सशक्त बना दिया हो, लोगों के आंख कान नाक और तेज हो गए हों, उनकी इन्वॉल्वमेंट, हिस्सेदारी बढ़ गई हो और इंस्टीट्यूशन, अदालतें, ये सब तो है ही, वहां कोई तानाशाह, ये सोचना भी अजीब है। बिल्कुल अजीब है दिनेश। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि जो सत्ता है वो पूरे तौर पे लोगों के हाथ में, वोटर्स के हाथ में है और उसको पता है कि 5 साल के बाद उसको फिर एक बार मौका मिलेगा, अगर कोई तानाशाह बनता है तो उसको हटाने का और अगर कोई फेल होता है तो उसको हटाने का। तो ये बात कहना कि कोई तानाशाह यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, ये बिल्कुल ही दूसरी दुनिया की बात है। हाँ, ये समझ लीजिए कि अगर जिस दिन इस तरह की कोई चीज हुई, मोदी जी के बारे में ये जरूर है कि उनके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, जिस तरह से उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के साथ जो हुआ या मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ, तो उसको लेकर के एक सोच जरूर बनी है और जिस तरह से फिर मोदी जी के ही नाम पे ये पूरा इलेक्शन लड़ने की कोशिश की गई कि इस बार मोदी सरकार, तो इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसको जो अभी जिसको कह सकते हैं कांग्रेस जो है बिल्कुल ही मुद्दा विहीन पार्टी है, तो उसने ये कोशिश किया कि इसी का डर दिखाया जाए और ये किसी तरह से इनको रोका जाए। ठीक है, पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को वोटर्स भी समझ रहा है और मैं बहुत सफाई के साथ बात कहूं कि मोदी जी की अगर मुखालफत करनी थी तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे मोदी जी को घेरा जा सकता है, चाहे वो आईएमआर का मसला हो, चाहे वो जीडीपी का मसला हो गुजरात में, चाहे गुजरात का 14वें पोजीशन पर रहने का, लेकिन उन सारी चीजों पे कभी चर्चा नहीं हुई और मोदी जी पे अटैक किया गया। तो मोदी के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। इन लोगों ने ये सोचा कि हम मोदी के ऊपर अटैक करके माइनॉरिटीज को उनसे दूर करेंगे। माइनॉरिटीज को कभी भी कोई बहुत मोहब्बत मोदी जी से नहीं थी, लेकिन इस कारण से थोड़ी और भी एक स्थिति ऐसी बन गई कि लोगों को लगा कि कहीं सचमुच ही ऐसा करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस पे बहस होनी चाहिए, संजीदा बहस होनी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इतनी मजबूती के बावजूद, जहां 5 साल में चुनाव अनिवार्य है और नहीं, फैजल साहब आप कह रहे हैं कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा, लेकिन अभी यहीं पर संजय इस बात पर जोर दे रहे थे कि जहां वो अभी लोगों से मिले और घूम कर आए, वो ये समझ रहे हैं कि माइनॉरिटी के बीच में कम से कम ये बात है। हालांकि आपने ये तथ्य भी जोड़ा कि पहले भी कोई ऐसी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है संजय साहब? अगर मोदी को तानाशाह कहा जा रहा है तो किसके लिए प्रोडक्टिव है और किसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है? देखिए, एक तो जो आपके वर्कस्पॉट में एक व्यक्ति कह रहे थे कि मोदी का तानाशाह होने का स्ट्रीक, जो अथॉरिटेरियन स्ट्रीक है, वही सडनली प्लस पॉइंट हो गया।
मतलब 5 साल पहले ये चीजें नहीं होती, लेकिन अभी vis-a-vis मनमोहन सिंह वो उनके प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी चीज ये है कि जब आप किसी तरह का फियर साइकोसिस अगर क्रिएट करते हैं और अगर आप एक सेगमेंट पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि इंडिया में देखिए हम जाति और धर्म को नहीं निकाल पाते, राजनीति से जब अलग नहीं कर पाते, और उस पर जब आप ज्यादा स्ट्रेस करेंगे तो उसका कोई स्पाइरल इफेक्ट भी होता है। वो स्पाइरल इफेक्ट जो है वो अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछे तो मुझे लगता है बहुत डैमेजिंग है सोसाइटी के जो हार्मोनियस कॉम्पोजिशन होती है और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वो भी एक तथ्य है जिसका फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस को बहुत ज्यादा इसका फायदा जहां रीजनल पार्टियां हैं वहां नहीं हो रहा है, वो जैसे बिहार में लालू के पक्ष में हो रहा है, यूपी में एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो बाई एंड लार्ज वो समाजवादी पार्टी को हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ऑलरेडी सारे अपने मुस्लिम जो भी उनके खड़े थे एमएलए वो कैंडिडेट वो सारे हार गए, जीत गए 2 बीजेपी के। इस तरह की सिचुएशंस में और कहीं कहीं वो पॉकेट्स में डिफरेंट जगह अलग अलग उसको फायदा होता है। मेरा जो ये है कि आप जब इस तरह के सिचुएशंस पे चले जाएंगे, और जिस समय में शीर्ष नेता भी बहुत सारे उसको कह रहे हैं, मोदी को घेरने के लिए या उसकी जो एडवांसमेंट है उसको रोकने के लिए जब आप इस तरह के, तो जनता भी एक बात सोचती है। अब मोदी इशू है तमिलनाडु में भी, जहां बीजेपी का वर्चुअली कोई बेस नहीं था, वहां सडनली गुजरात मॉडल और मोदी की बात हो रही, नॉर्थ ईस्ट में बात हो रही, तो ये तो मोदी के फायदे में जा रहा है ना, कि पूरा का पूरा डिस्कोर्स जो मोदी चाहते थे कि ये एक रेफरेंडम की तरह हो जाए, वो हो रहा है, तो मोदी के फायदे में है वो तो। लेकिन एक तरह से पूर्णिमा जी आएंगे आपके पास, और हमारे साथ बाहर से अरविंद दरबाजी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, और ये सवाल होगा कि भाई ये भी एक तरह का एक्सटेंशन है क्या कि डराओ और वोट लो, सांप्रदायिक कह दिया और अब कह रहे हैं कि तानाशाह, तो लोग जो डरने वाले हैं कि किस तरह की तानाशाही होगी, क्या कर देंगे मोदी, तो एक ये तरीका हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं कि जनता से जब हमने पूछा कि क्या हिटलर जैसे शासन की तुलना हिंदुस्तान में मुमकिन है, यहां ऐसा पॉसिबल है कि कोई इस तरह का शासन चला सके, इस तरह की तानाशाही कर सके, आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई चाहेगा तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान वो वैसा करने को नहीं दे सकता। भारत में मोदी तो क्या कुछ भी कोई भी आदमी हिटलरशाही नहीं कर सकता भारत में। हिटलर जैसा शासन इंडिया में तो मुमकिन नहीं है और हो भी नहीं सकता, और लोग भी इसे सपोर्ट नहीं कर सकते। जनता ऐसे समय पर रास्ते पे आके हिटलरशाही खत्म करने डालेगी, वो तो वो बात ही पैदा नहीं होती है। जो राइट्स होते हैं उनका जो मैसेकेज हुआ था इतने सारे लोगों का, तो उस हिसाब से किया जा सकता है। हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं, तो यहाँ हिटलर तो कोई नहीं बन सकता, ये तो डेमोक्रेटिक वो है कंट्री, सबको अपना हक है, जो मर्जी जिसको जिता सकता है। हिटलर के टाइम तो कुछ अलग ही था उनकी, वो तो एक तानाशाही व्यक्ति था। हिटलर जो था वो तो तानाशाह था, और लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता, लोकतंत्र की डेफिनेशन ये नहीं होती है। ये नहीं, आई विश आई कुड। और क्या इस तरह की पॉलिटिक्स जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं कि विरोधियों को अपने आगे वो नहीं मानते, यहां तक कि पार्टी में जो उनका विरोध करता है उसको भी वो नहीं मानते और किनारे कर देते हैं, क्या अगर ऐसा है तो ऐसा करने वाले वो वाहिद हैं, अकेले हैं क्या, या ऐसा करने वाले दूसरे लोग भी हैं? लेकिन यहां मोदी का नाम किसी पर्पस से, खास तौर से जानबूझकर बार बार लिया जाता है, इस हद तक कि उनको तानाशाह हिटलर की श्रेणी का करार दे दिया जाता है। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी।